हेलो फ्रेंड्स, स्टेशन एस के टू प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और एक सिसोदिया फिर से आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। आई होप जो भी है आप लोग सबको अपना रिवीजन काफ़ी स्पीडली कर रहे होंगे। अभी अब टाइम कम है और आप लोगों को इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे ध्यान देना है। रिवीजन्स के बाद टेस्ट सीरीज पे भी जरूर आप लोग अटेम्प्ट करिए कि कैसा आप लोगों ने तैयारी किया है, वो आप लोग को आकलन हो जाएगा। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है ना कि आपको एक होलिस्टिक अप्रोच मिल जाता है। आप लोग जो भी एग्जाम देने वाले होते हैं, ठीक है ना, हाँ भाई, कौन कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, कॉन्फिडेंट है हम लोग, उसको जल्दी करना है, ठीक है, सब क्वेश्चंस में टाइम नहीं दे, इस तरह से 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, मार्क्स कितना स्कोर हो रहा है, कितना नेगेटिव हो रहा है, ये सब अप्रोच बहुत ज़रूरी है। इसलिए बेटर है कि आप लोग टेस्ट सीरीज पे भी ध्यान दें रिवीजन के साथ साथ अभी। ओके, तो चलिए आज हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। रिवीजन मॉड्यूल 8 है ये। इससे पहले 7 रिवीजन मॉड्यूल पे भी आप लोग जरूर ध्यान दें ताकि आप लोग को क्लियर आइडिया मिल जाए जो भी प्रीवियस 8 to 10 मंथ्स के करंट अफेयर्स है उनका। ओके, चलिए अभी हम लोग ये सेशन को कंटिन्यू रखेंगे रिवीजन मॉड्यूल को, और आप लोग के लिए 70 बीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट सीएम किसान योजना हैज बीन लॉन्च टू इंप्रूव लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स। क्या है आपका, इस किसानों की आजीविका में सुधार के लिए किस राज्य में सीएम किसान योजना शुरू की गई है। आपके ऑप्शन है उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या असम। देखो हम लोग ज़्यादा ऑप्शंस पे नहीं खेलेंगे, डायरेक्ट आंसर्स पे आएंगे, ठीक है, ताकि याद रहे। सही आंसर उड़ीसा हो जाएगा आपका। उड़ीसा में अभी क्या सीएम किसान योजना लॉन्च किया गया, ठीक है ना, चीफ मिनिस्टर किसान योजना हम लोग बोल सकते हैं इसको। सीएम किसान योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन ओडिशा टू इंप्रूव लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स। ठीक है, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है अभी, मोहन चरण मांझी। ठीक है, याद रखना उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर भी कौन है, मोहन चरण मांझी। उन्होंने ही चीफ मिनिस्टर किसान योजना लॉन्च किया है। कहाँ पे, संबलपुर में बेसिकली लॉन्च हुआ था ये चीज़, यूनिवर्सिटी इन संबलपुर। और ओवरऑल ये उड़ीसा, पूरे उड़ीसा के लिए है। और इसको नौखाई एक फेस्टिवल है उड़ीसा का, ये भी ध्यान रखना, नौखाई एक फेस्टिवल है उड़ीसा का, जिसमें नए धान का जब भी कल्टीवेशन होता है, नए धान जब आता है तो उससे बना हुआ जो भी सामग्री है वो पूर्वजों को या अपने कुल देवता को चढ़ाया जाता है, डेटीज और एंसिस्टर्स को चढ़ाया जाता है। ठीक है ना, तो ये नौखाई फेस्टिवल से आपसे पूछा जा सकता है कि किस शहर का है या किस राज्य का है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वोन द रिसेंटली हेल्ड 4th इंटरकॉन्टिनेंटल कप मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट। ओके, देखो सबसे पहले तो आपसे यही क्वेश्चन हो सकता है, पूछ लिया जाए कि इंटरकॉन्टिनेंटल कप कौन से गेम से रिलेटेड है, तो आपको क्या आंसर हो जाएगा, फुटबॉल। ठीक है ना, इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल से रिलेटेड है। आपको बताना है कि इस बार कौन सी कंट्री ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है। सही जवाब देना है आपको, और सही आंसर हो जाएगा सीरिया। ठीक है ना, तो सीरिया ने इस बार इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है जो कि फुटबॉल का होता है, ध्यान रखना है आपको इस चीज़ को। आगे अगर हम लोग बात कर ले तो सीरिया, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल रहा है, सीरिया हैज वोन द टाइटल ऑफ रिसेंटली हेल्ड 4th इंटरकॉन्टिनेंटल मेंस फुटबॉल कप। ठीक है, और आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, सीरिया ने इसको हरा के, इंडिया को हरा के, इंडिया हैज वोन द टाइटल बाय डिफीटिंग इंडिया द फाइनल राउंड मैच। ठीक है ना, 3-0 से इंडिया ने भारत को हराया था फाइनल में। ओके, आपसे क्वेश्चन यहाँ पे अराइज किया जा सकता है कि फाइनल मैच कहाँ पे हुआ था इंटरकॉन्टिनेंटल कप। याद रखना है आपको कि 4th इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो हुआ था वो गच्चीबाउली स्टेडियम इन हैदराबाद। ठीक है, गच्चीबाउली स्टेडियम इन हैदराबाद तेलंगाना में आपका ये फाइनल मैच खेला गया था। ठीक है ना, 3 to 9 सितंबर 2024 को। ओके, मैं ओवरऑल रिवाइज करा दूं फिर से, इंटरकॉन्टिनेंटल कप इस बार सीरिया ने जीता है, किसको हरा के, भारत को हरा के 3-0 से। और ये मैच कहाँ हुआ था, गच्चीबाउली स्टेडियम इन हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, ओके, आगे चलो। पापलाम रेजिम रिसेंटली सीन इन इज एसोसिएटेड विथ विच डिजीज। पापलाम रेजिम जिस हाल ही में समाचारों में देखा गया किस बीमारी से जुड़ा है। ऑप्शन है आपके, ए मलेरिया, डेंगू, ट्यूबरक्लोसिस या डी टाइफाइड। सही आंसर क्या हो जाएगा, पापलाम रेजिम जो है वो एक्चुअली ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड है। ट्यूबरक्लोसिस जो कि एक बैक्टीरिया से होता है। ठीक है ना, बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम ओवरऑल उसका बैक्टीरिया का, आप जानते हैं हम लोग। तो अभी हाल ही में यूनियन हेल्थ मिनिस्टर रिसेंटली इंट्रोड्यूस पापलाम रेजिमेन फॉर ट्रीटिंग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। देखो ट्यूबरक्लोसिस का भी अलग अलग स्टेज होता है, जहाँ पे कितने ड्रग से उसको ट्रीट किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर एक ड्रग से ट्रीटमेंट हो जा रहा है ठीक है, नहीं तो फिर
मल्टीपल ड्रग से ट्राई किया जाता है, अगर एक ड्रग से नहीं ठीक होता है तो ठीक है ना, तो उसको हम लोग मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी का स्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अभी क्या रिलीज किया है, बापलम रेजिम। ठीक है ना, द बापलम रेजिम कंबाइंस, अब बेसिकली बापलम रेजिम में 4 तरह के ड्रग्स को यूज किया जा रहा है। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बस सुन लो। बापलम रेजिम में 4 तरह के जो ड्रग्स यूज किए जा रहे हैं, डेट आर बेटाक्विलिन, पेटोमेनाइड, ठीक है ना, लिंजोलॉइड एंड ऑप्शनली मॉक्सीफ्लॉक्सिन। ठीक है ना, मॉक्सीफ्लॉक्सिन, तो ये सब ड्रग्स हैं जिसको यूज किया जाएगा बापलम रेजिम में। इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बापलम रेजिम कौन सी बीमारी से रिलेटेड है, ट्यूबरक्लोसिस। और इससे अगर एक स्टेप आगे गया तो एक स्टेटमेंट और भी दे सकता है कि ट्यूबरक्लोसिस क्या चीज से रिलेटेड है, तो किससे फैलता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। तो आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया से होता है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ओके। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च्ड। ओके, तो आपको मैंने बार बार ये चीज बताया है कि मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट अभी कहाँ पे लॉन्च किया गया है, बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना। आप लोग को याद रखना है ये आपका हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया। ठीक है ना, यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, मैंने पहले ही बताया। अगर ब्लेंडिंग अगर पूछ लिया आपसे, ब्लेंडिंग ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन से अगर क्वेश्चन बनाया, ओके, तो आप लोगों को क्या आंसर हो जाएगा, वो ब्लेंडिंग सूरत हो रहा है, सूरत में, दैट इज सूरत इन गुजरात। ठीक है, अगर सिंपल आपसे पूछा कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी अभी कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी सिंपल आपसे पूछ रहा है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, तो सही आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर आपसे पूछ रहा है ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट कौन सा स्टेट लॉन्च किया है, तो सूरत गुजरात हो जाएगा। अगर आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट यानी कि बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना, तो आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। याद रखना है आपको इस चीज को। ठीक है ना, ओके, आगे चलते हैं हम लोग। तो इंडिया फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, सतलुज जल विद्युत निगम एट 1500 मेगावाट नापथा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन इन झाकरी, हिमाचल प्रदेश। याद रखना इस चीज को आप लोग को, झाकरी हिमाचल प्रदेश में नापथा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन है, जहां पे पहला बहुउद्देशीय यानी कि मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया हुआ है। ओके, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कि मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, तो देखो, हाइड्रोजन जो ग्रीन हाइड्रोजन जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, ग्रीन हाइड्रोजन आप लोगों को बार बार पता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर से हम लोग क्या किए, फोटोलाइसिस कर लिए और हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिए। ठीक है ना, और ये जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, इसमें जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट हो रहा है, वो कौन सा एनर्जी है, दैट इज ग्रीन एनर्जी। ठीक है ना, ग्रीन एनर्जी क्या क्या हो सकता है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब एनर्जी फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ग्रीन एनर्जी हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसका अगर हम लोग यूज करके हाइड्रोजन को क्रिएट करें तो उसको हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। और इस हाइड्रोजन को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में आप मल्टीपर्पज में यूज कर सकते हो, जैसे कि हो सकता है कि आप इसको व्हीकल्स में यूज करो, एज अ ईंधन यूज करो। ठीक है ना, या फिर आप हो सकता है कि इसको एज अ एनर्जी यूज करो, कोई चीज बर्न करने में। ठीक है, कुकिंग सोर्स बना लो उस चीज को, तो ये मल्टीपर्पज, रॉकेट्स के फ्यूल में तुम यूज कर सकते हो उसको, तो इसका मतलब होता है मल्टीपर्पज ग्रीन। ओके, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया है। अगर ग्रीन एनर्जी में हम लोग बात करें तो आप लोग को ध्यान रखना कि सोलर एनर्जी में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा स्टेट है जो सोलर एनर्जी में सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर है सोलर एनर्जी का, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। ध्यान रखना, बादला जो एक सोलर पावर प्लांट लगा है राजस्थान में, उसके लगने के बाद से राजस्थान जो है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी हो गया इंडिया में। अगर विंड एनर्जी पूछा जाए आपसे कि विंड एनर्जी का हाईएस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है इंडिया में, तो क्या हो जाएगा, गुजरात। ये दोनों चीज को आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। हु हैज रिटन द बुक विनर्स माइंडसेट व्हिच वाज रिसेंटली लॉन्च्ड। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द विनर्स माइंडसेट किसने लिखी है। आपके ऑप्शंस है, सही आंसर पे आते हैं हम लोग डायरेक्ट। देखो, सही आंसर क्या हो जाएगा, विनर माइंडसेट एक्चुअली शेन वाटसन के द्वारा है। ठीक है ना, शेन वाटसन ने आपका बुक लिखा है जिसका नाम क्या है, द विनर्स माइंडसेट। ठीक है, तो ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली स्टार्टेड
द बिगेस्ट नेवल एक्सरसाइज नेम्ड ओशियन 2024। ओके, तो किस देश ने हाल ही में महासागर 2024 नामक अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? तो कोशिश करो इसका आंसर देने का। सही आंसर जो हो जाएगा डेट इज रशिया। ठीक है, तो रशिया ने अभी ओशियन 2024 नामक एक बहुत मतलब एक एक्सरसाइज लॉन्च किया है। बेसिकली चाइना इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व था ओशियन 2024 एक्सरसाइज में, तो रशिया और चाइना मिलकर किए हैं। जो होस्ट कंट्री है डेट इज रशिया। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? बल क्या है? निम्नलिखित में से किस आधिकारिक भाषा पर संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज अमित शाह। ठीक है ना, तो अमित शाह को अभी क्या है कि चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज चुना गया है। दैट इज आधिकारिक भाषा पर संसदीय समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया है? अमित शाह, जो कि हमारे यूनियन होम मिनिस्टर और कोऑपरेटिव मिनिस्टर्स हैं। ठीक है ना, कोऑपरेशन मिनिस्टर है। ओके, आगे बात कर ले तो होम मिनिस्टर अमित शाह हैज बीन यूनानिमसली इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अमित शाह हैज बीन रीअपॉइंटेड टू द पोस्ट। ही वाज आल्सो द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी फ्रॉम 2019 टू 2024। बोलने का मतलब रीअपॉइंटमेंट उनका हुआ है पिछले सत्र में, दैट इज 2019 से 2024 के बीच में भी अमित शाह ही क्या थे? आपके ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी जो थी पार्लियामेंट के, उसके चेयरमैन अमित शाह ही थे। ठीक है, ओके, चलो आगे देखते हैं हम लोग। ओके, कुछ हम लोग इन्फॉर्मेशन गेन कर लेते हैं कुछ आर्टिकल के फॉर्म में। ओके, तो देखो अभी है कि विद वेस्ट सपोर्ट टू यूक्रेन। आपको जैसे पता है यूक्रेन और रशिया का काफी दिन से वार चल रहा है। ठीक है ना, तो यूक्रेन एक्चुअली क्या कर रहा है? वेस्टर्न कंट्री से काफी मदद मांग रहा था। ये इन्फॉर्मेशन काफी पहले से चल रही है, लेकिन जैसे कि नाटो का मेंबरशिप मांग रहा था, लेकिन नाटो का मेंबरशिप अभी फिलहाल तो यूक्रेन को नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन वहाँ नाटो के जो कंट्रीज हैं वो अपने इंडिविजुअल लेवल पे काफी हेल्प करना चाह रही हैं यूक्रेन का। तो ये एग्जाम्पल उसी का है। ओके, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अभी हाल ही में कौन सी दो यूरोपियन कंट्रीज है जिन्होंने लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया है, इसके साथ? यूक्रेन के साथ। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्वीडन और नॉर्वे। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग को, स्वीडन और नॉर्वे जो है वो अभी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया है यूक्रेन के साथ। ठीक है ना, इसलिए दिस एग्रीमेंट शो दैट वेस्टर्न कंट्रीज आर कमिटेड टू हेल्पिंग यूक्रेन इन ऑनगोइंग वार विथ रशिया। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन जो और रशिया के साथ जो लड़ाई चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं यूक्रेन को मदद करने के लिए जो यूरोपियन कंट्रीज है वो एक साथ हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे आ रही हैं, सामने मिल के नहीं आ रही हैं, क्योंकि आपको पता है नाटो का एक क्लॉज है। देखो नाटो में एक क्लॉज है, क्लॉज मतलब एक नियम है कि नाटो के अगर किसी भी मेंबर के साथ कोई भी कंट्री वार पे आ जाता है तो यानी कि नाटो के सारे मेंबर्स जो है एट वार आ जाएंगे किसके साथ? उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर नाटो यूक्रेन को अपना सदस्य बना ले, ठीक है, और यूक्रेन तो ऑलरेडी रशिया के साथ वॉर पे है, यानी कि नाटो के जो 32 मेंबर्स हैं सब के सब किसके साथ वॉर पे आ जाएंगे? रशिया के साथ वॉर पे आ जाएंगे, और कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड वॉर जैसा फिर से सीन क्रिएट हो सकता है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये नाटो का यही सोच है जिस कारण से वो अभी नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इस कारण से नाटो जो है इसी कारण से अभी यूक्रेन को अपना मेंबरशिप नहीं दे रहा है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं हम लोग। कंपाला डिक्लेरेशन, ये भी देखो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कंपाला डिक्लेरेशन क्या है। ओके, तो रिसेंटली अभी 48 अफ्रीकन यूनियन कंट्रीज 48 अफ्रीकन कंट्रीज जो है उन्होंने एग्री किया किस चीज के लिए? कंपाला में एक मीटिंग हुआ था, ठीक है ना, कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन माइग्रेशन, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, देखो क्लाइमेट चेंज तो का असर तो बेसिकली हर जगह, पूरे दुनिया में हर जगह हो रहा है। ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज अपने लेवल पे या अलग अलग जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब अपने लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसा अटेम्प्ट करनी चाह रही है जिससे कि क्या हो, जो भी क्लाइमेट चेंज का असर है कम किया जा सके। ठीक है, अलायंस बनाया जाए, ओके, कहीं ना कहीं एक समिट ऑर्गेनाइज हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अफ्रीका ने भी अपने 48 कंट्रीज का
एक मीटिंग बोल सकते हो तुम लोग, किस चीज पे ऑर्गेनाइज किया, माइग्रेशन, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जिसमें उन्होंने बेसिकली, इसके किस नाम से जाना जा रहा है, कंपाला डिक्लेरेशन से इसको नाम जाना जा रहा है। तो कंपाला डिक्लेरेशन क्या किया है, इट एम्स टू प्रोवाइड अफ्रीकन स्टेट्स विद अ यूनिफाइड पोजीशन फॉर द अफ्रीकन क्लाइमेट समिट एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो बोल रहा है अफ्रीका में जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अफ्रीका एक बहुत बड़ा एक कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका में जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको कहीं ना कहीं स्लो डाउन करने के लिए एक डिक्लेरेशन किया गया है जिसका नाम क्या है, कंपाला डिक्लेरेशन। तो आप लोग को ध्यान रखना है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कंपाला डिक्लेरेशन क्या चीज से रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा, एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। कहाँ पे किया गया है, तो इसको तो बेसिकली इसको अफ्रीका में अफ्रीकन कंट्रीज ने मिलके किया है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको एग्जाम में आने चांसेस हो सकते हैं। ठीक है ना, ओके। द डिक्लेरेशन इज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन ओरिएंटेड फ्रेमवर्क लेड बाय मेंबर स्टेट्स टू एड्रेस क्लाइमेट इंड्यूस्ड मोबिलिटी इन प्रैक्टिकल एंड इफेक्टिव मैनर। तो बोलने का मतलब ये पहला ऐसा तुम बोल सकते हो कि एक प्लेटफॉर्म पे ऐसा थोड़ा अच्छे लेवल पे, बिग लेवल पे ऐसा इनिशिएटिव अफ्रीका में लिया गया है। क्लाइमेट चेंज पे तो देखो बहुत दिनों से हर जगह बातचीत चल रही है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म बना करके वहां पे एक डिक्लेरेशन करना, एक बोलते हो ना स्टैंडर्ड तरीके से किसी चीज को प्रॉब्लम को लेकर के आना, ये बात अभी क्लियरली कहीं नहीं हुआ था, लेकिन कंपाला में पहला बार ये चीज हुआ जहां पे ये चीज क्लियरली किया गया। तो कंपाला डिक्लेरेशन आपको इस तरह से याद रखना, ठीक है, रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, और दूसरा चीज कौन सा कंट्रीज ने किया है, अफ्रीकन। ठीक है, इतना सफिशिएंट है इसके लिए। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। तो भूटान हाईएस्ट सिविलियन ऑनर टू पीएम मोदी, याद रखना इस चीज को, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। इसका नाम क्या है, इसका नाम आप लोग याद कर लो, ऑर्डर ऑफ द डर्क गायलपो। ऑर्डर ऑफ द डर्क गायलपो आप लोग को याद रखना है, ये भूटान का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है जो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। ओके, फ्रांस बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एंश्टाइन राइट टू एबॉर्शन। एक दूसरा टॉपिक है, इसको ध्यान रखना है, यहाँ से इसको हम थोड़ा बाइफरकेट कर देंगे। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, यहाँ देख लो इस चीज को। तो पीएम मोदी रिसीव्स द ऑर्डर ऑफ द डर्क गायलपो, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ द डर्क गायलपो, जो कि भूटान का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है। तो ये देख सकते हो तुम लोग, भूटान के भी डिग्नेटरीज है वो प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ द डर्क गायलपो का अवार्ड दे रहे हैं। ठीक है, पिक्चर से क्या होता है, चीजें याद रहती है, पिक्चर से आप लोग याद रख लो। ठीक है, ओके, आओ नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्रांस बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एंश्टाइन राइट टू एबॉर्शन इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑन March 4, 2020। एक बहुत बड़ा न्यूज अपडेट आ रहा है कि फ्रांस ने, अभी आपसे क्वेश्चन पूछा कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो राइट टू अबॉर्शन का मतलब एक अपना एक राइट दे रहा है वहां की महिलाओं को के लिए, राइट टू अबॉर्शन, जो कि कहीं ना कहीं इलीगल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपको बताना है ये कौन सा देश ने अभी राइट टू अबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया है। ओके, गर्भपात बोलते हैं हम लोग हिंदी में, गर्भपात करा सकती है महिलाएं, कौन सी देश की, फ्रांस की। ठीक है ना, तो फ्रांस ने अभी महिलाओं को गर्भपात कराने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दिया है। ठीक है ना, राइट टू अबॉर्शन। ओके, चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये तो पिक्चर वही है आपका, ऑर्डर ऑफ द डर्क गायलपो। ओके, आगे देख लेते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट की अगर हम लोग बात कर ले कि अभी एक्सपोर्ट में क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है इंडिया का एक्सपोर्ट में, तो देखो, द नेदरलैंड बिकम्स इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट इन द फिस्कल ईयर 2023 एंड 2024। वेरी इंपॉर्टेंट, नेदरलैंड जो है बिकेम्स इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट आफ्टर यूएस, यूएई, कौन हो गया, नेदरलैंड है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भारत कहाँ करता है, यूएस में करता है, उसके बाद फिर यूएई में करता है। फर्स्ट यूएस सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट, फिर सेकंड यूएई, और थर्ड जो है नेदरलैंड। तो नेदरलैंड थर्ड लार्जेस्ट हो गया है आपका एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में। ठीक है ना, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि प्राइमरी कोमोडिटीज कौन कौन से हैं जो कि कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट में मदद करते हैं भारत को, तो कौन कौन सा हो जाएगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ज़्यादातर भारत एक्सपोर्ट करता है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल गुड्स भारत एक्सपोर्ट करता है, केमिकल्स हो गया, और फार्मास्यूटिकल्स जो कि दवाइयाँ जैसे सामग्री, ड्रग्स, दवाइयाँ की सामग्री, ये सब फार्मास्यूटिकल्स में आ गया। ठीक है, तो ये सब मेजर कंपोनेंट्स है जो कि भारत क्या करता है, निर्यात करता है, यानी कि एक्सपोर्ट करता है। देख लेते फिर से, तो पेट्रोलियम उत्पाद हो गया, बिजली के सामान हो गए, ठीक है, बिजली के सामान, रसायन, और जो भी
फार्मास्यूटिकल्स शामिल है इस चीज़ में, जो भी भारत ज़्यादातर अलग दूसरे देशों में निर्यात करता है। ठीक है, ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली वेयर वाज द 6th मीटिंग ऑफ इंडिया जापान जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म वाज हेल्ड। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आतंकवाद के खिलाफ भारत जापान संयुक्त कार्य समूह की 6ठी बैठक कहां आयोजित की गई? तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6th मीटिंग ऑफ इंडिया जापान जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है काउंटर टेररिज्म के लिए, इसकी मीटिंग कहां हुई? दैट इज इन न्यू दिल्ली। तो भारत के न्यू दिल्ली में ही आपका इस बार क्या हुआ है? इंडिया जापान जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म का मीटिंग हुआ है। ठीक है, याद रखना इस चीज को, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ओके, आगे देखते हैं। लाई चांग ते इज सेट फॉर अपॉइंटमेंट एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? कौन से देश के अभी हाल ही में लाई चांग ते को वहां का राष्ट्रपति बनाया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर इज ताइवान। ठीक है, याद रखना आप लोग, ताइवान इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे अभी लाई चांगते, नाम याद रखना, लाई चांगते को अभी वहां का क्या प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज फोर्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी 2024 वाज हेल्ड? क्या है? निम्नलिखित में से किस शहर में परमाणु सुरक्षा पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? सही आंसर आप लोग गेस करो। सही आंसर जो हो जाएगा, जो अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट किया गया था, वो था वियना। ठीक है, याद रखना आप लोग, वियना में आपका क्या किया गया था? चौथा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी। ठीक है ना, परमाणु सुरक्षा पे अगर आप लोग से पूछा जाए कि अभी उसके पे कहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ या समिट हुई, तो हो जाएगा वियना। ठीक है ना, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ऑस्ट्रिया के, नॉट ऑस्ट्रेलिया, कैपिटल इन यूरोपियन कंट्रीज। The fourth international conference on nuclear security 2024 is scheduled to be held। अब बेसिकली हो गया, हम लोग रिवीजन सेशन में है इसलिए चीजें पुराना डाटा भी है। तो बेसिकली 20 से 24 मई के आसपास वो हुआ था। ओके, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के हेडक्वार्टर वियना में। ठीक है ना, दैट इज इन ऑस्ट्रिया। ठीक है, वियना के ऑस्ट्रिया में। इट विल प्रोवाइड अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर मिनिस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स और जो भी बड़े बड़े न्यूक्लियर सिक्योरिटी से जो भी ऑफिशियल्स रिलेटेड है, उनका एक ओवरऑल ज्वाइंट मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन कराया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, याओंडे डिक्लेरेशन रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज? ओके, क्वेश्चन क्या है? हाल ही में समाचारों में उल्लेखित याओंडे घोषणा इसे किससे संबंधित है? आपको बताना है कौन से मुद्दे पे याओंडे डिक्लेरेशन रिलेटेड है। तो सही आंसर जो हो जाएगा आपका, दैट इज मलेरिया इरेडिकेशन। ठीक है ना, आप लोग याद रखना, यहाँ पे जो याओंडे डिक्लेरेशन है वो एक्चुअली मलेरिया को उन्मूलन से, मलेरिया के उन्मूलन से, मलेरिया इरेडिकेशन से रिलेटेड है आपका याओंडे डिक्लेरेशन। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आप लोग हो सकता है आप लोग वहां पे को भूल जाए। ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई आपको हिंट नहीं मिलने वाला, बस याओंडे नाम आ गया, उसी पे आपको कैच करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो याओंडे डिक्लेरेशन मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन फाइट अगेंस्ट मलेरिया। तो कहीं ना कहीं मलेरिया को इरेडिकेट करने में याओंडे डिक्लेरेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, याओंडे बेसिकली एक जगह है कहाँ? अफ्रीका में। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है और आप लोग ये डाटा को जरूर जानो, अफ्रीका में बेसिकली 94% ऑफ ग्लोबल मलेरिया केसेस हैं और 95% ऑफ मलेरिया रिलेटेड डेथ्स हैं। ठीक है, याओंडे जो कि अफ्रीका में है, अफ्रीका के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं किस चीज़ से? मलेरिया से। ओके, वहाँ पे लगभग पूरे दुनिया का 94% जो केस है मलेरिया का अफ्रीका से ही आता है और जो डेथ है, जो मौत होती है मलेरिया से, उसका 95% भी कहाँ से ही है? आपका जो डेथ है कहाँ से? मलेरिया मलेरिया रिलेटेड, वो भी अफ्रीका में ही है। तो कहीं ना कहीं अफ्रीका को ये स्टेप लेना बहुत ही जरूरी था। याओंडे में एक डिक्लेरेशन किया जाता है जहाँ पे वो लोग मलेरिया को इरेडिकेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि याओंडे डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो ये मलेरिया से रिलेटेड है। ठीक है ना, मलेरिया के इरेडिकेशन से। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करें, डेस्टिनेशन आईएएस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस कराएं, ताकि आप लोग 17th बीपीएससी में एटलीस्ट 25+ करंट अफेयर्स में मार्क्स जरूर स्कोर कर पाए। ठीक है,
मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।